हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड ज्ञानवी जीवन में। यूकेपीएससी और यूके ट्रिपल एस सी द्वारा आयोजित होने वाली आगामी सभी परीक्षाओं के लिए सामान्य हिंदी व्याकरण सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम देखने वाले हैं सिलेबस के अकॉर्डिंग हिंदी वर्णमाला वाला चैप्टर, जिसमें आज हम कवर करेंगे स्वर। इसके बाद अगले भाग में हम व्यंजन और देवनागरी लिपि के बारे में देखेंगे। इससे पहले कि सारे वीडियोस के लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। सारी महत्वपूर्ण सीरीज जो हमारी कंप्लीट हो चुकी हैं या जो चल रही हैं, उन सभी के लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। एक बार उसको फॉलो ज़रूर करें आप लोग। और पीडीएफ नोट्स के लिए आप इस दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। और सिलेबस के अकॉर्डिंग हिंदी के कंप्लीट नोट्स हमने पीडीएफ फॉर्मेट में बना लिए हैं। इनकी कंप्लीट पीडीएफ आप चाहते हैं, वीडियो तो लगातार चलते रहेंगी, पूरा कोर्स आएगा। पीडीएफ चाहते हैं तो आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 7895127508। इससे पहले हम उत्तराखंड का इतिहास, संपूर्ण जिला सीरीज, परीक्षावाणी सीरीज, ये सारी सीरीज हम कंप्लीट कर चुके हैं। इन सभी के वीडियोस के लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, सारी प्लेलिस्ट लगी हुई हैं। नोट्स प्राप्त करने के लिए आप इसी नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं अपना सिलेबस। तो सिलेबस के अकॉर्डिंग ये वाला चैप्टर हम समाप्त कर चुके हैं। हिंदी भाषा, भाषा का प्रकार, हिंदी के विकास संबंधी सारे फैक्ट हम समाप्त कर चुके हैं। आज जो हमारा चैप्टर है वो है लिपि और वर्णमाला। वर्णमाला में आज सबसे पहले हम स्वर के बारे में देखेंगे। अगले लेक्चर में हम व्यंजन और देवनागरी लिपि इत्यादि के बारे में सारी जानकारी लेंगे। और इसी के साथ साथ पिछले 3 लेक्चर में देखिए, हिंदी का विकास 2 लेक्चर में, और पिछले 3 लेक्चर में जो आप 23 कवियों का देख रहे हैं, पद्य और गद्य से रिलेटेड जो हमारे सिलेबस में वर्णित हैं 23 कवि, तो इनमें से 9 कवियों को मैं 3 वीडियोस में समाप्त कर चुका हूं। आप उनको देख सकते हैं। और आज हम देखने वाले हैं हिंदी वर्णमाला के बारे में जानकारी। तो स्टार्ट करते हैं। तो पहला पॉइंट है, भाषा की लघुत्तम इकाई को ही ध्वनि या वर्ण कहते हैं। तो ध्वनि क्या है? भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई अगर पूछे, ध्वनि और वर्ण एक ही चीज है, लेकिन अगर मौखिक इकाई कह देगा तो उसे ध्वनि कहेंगे। और अगर भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई अगर कहेंगे तो उसे वर्ण कहेंगे। इन वर्णों में क्या आते हैं, जैसे ओ, आ, ई, छोटी ई, बड़ी, इस तरीके से लेके हम क, ख, ग, आखिर में श्रोत्र ज्ञों तक अगर जाते हैं तो ये सभी क्या हैं? वर्ण हैं। इन्हीं वर्णों के मिलने से क्या बनते हैं? शब्द बनते हैं। शब्दों के मिलने से वाक्य बनते हैं। तो वही सारे पॉइंट हमने लिखे हुए हैं, वही चीज हम कवर भी करेंगे। अगला पॉइंट है, अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई है शब्द। अब शब्द बनते कैसे हैं? शब्द बनते हैं वर्णों के योग से। जैसे मेरा ही नाम है जीवन, आप देख रहे हैं, तो जीवन जो बना हुआ है इसमें जौ वर्ण छिपा है, प्लस वो वर्ण छिपा है, और नौ वर्ण छिपा है। ये वर्ण छिपे हुए हैं। इन्हीं वर्णों में जौ में अगर बड़ी की मात्रा लगाता हूं तो जी बनता है, फिर वन, इस तरीके से बनेगा। यानी भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है। वर्णों के मिलने से ही शब्द बनते हैं। और शब्दों के व्यवस्थित क्रम को ही, व्याकरण के नियम के अनुसार अगर शब्द हमारे चलते हैं तो उन्हीं को हम क्या कहते हैं? वाक्य कहते हैं। जैसे अगर मैं एक वाक्य कहता हूं, मेरा नाम जीवन है, अगर मैं यहीं पर कह दूं मेरा है नाम जीवन, तो ये किसी प्रकार का वाक्य नहीं बन पाएगा। यानी सार्थक क्रम में होना आवश्यक है। अब जैसे मेरा शब्द आप देख रहे हैं, ये मौ और रौ वर्णों के मिलने से बना हुआ है। यानी सबसे पहले वर्ण आएंगे, वर्णों से बनेंगे शब्द, और शब्दों से ही बनेंगे हमारे वाक्य। उम्मीद है चीजें क्लियर हो रही होंगी। जब चैप्टर पढ़ेंगे तो डिटेल समझा जाएगा आपको। अभी वर्णमाला पर फोकस है तो उसी को हम देख रहे हैं। अगला पॉइंट हमने लिखा है, भाषा की सबसे बड़ी इकाई है वाक्य, सबसे छोटी इकाई वर्ण, वर्णों के मिलने से बने शब्द, और शब्दों के मिलने से बने हैं वाक्य। अगला पॉइंट है, वर्णों के व्यवस्थित क्रम को वर्णमाला कहते हैं। जैसे ओ के बाद आ, छोटी ई, बड़ी, इस तरीके से अंक, ओह, क, ख, ग, घ, इस तरीके से अगर सीरियल वाइज अगर आते हैं, वर्ण क्रम के अनुसार आएंगे तो उन्हें वर्णमाला कहेंगे। अगला पॉइंट है, वर्णों का सार्थक क्रम, यानी वर्णों को मिलाने से अगर कोई अर्थ निकलता है तो उसे हम कहते हैं शब्द, और शब्दों के व्यवस्थित क्रम को हम कहते हैं वाक्य। व्याकरण के नियम के अनुसार शब्दों के व्यवस्थित क्रम को वाक्य कहते हैं। तो आज हम देखने वाले हैं वर्णों के बारे में बेसिक जानकारी, उसके बाद हम स्वर देखेंगे। वर्णों का वर्गीकरण हम करते हैं तो वर्णों में आते हैं स्वर और व्यंजन। यहाँ पर बहुत सारे
एडिशनल पॉइंट मैं आपको बताने वाला हूं, तो बहुत ध्यान से आपने सुनना है। तो वर्ण अगर हम देखते हैं तो कितने बनते हैं, स्वर जो बनते हैं जिन्हें स्वतंत्र ध्वनियां भी कहते हैं, और व्यंजन जो होते हैं वो स्वतंत्र नहीं होते हैं क्योंकि वे स्वर की मदद से बोले जाते हैं। ज़्यादा डिटेल आपको बाद में बताया जाएगा। अब स्वर अगर हम देखते हैं तो अ आ ई छोटा ऊ बड़ा ऊ, फिर री ए आई ओ औ, अंक और अह। यानी वर्णों को अगर मैं बांटता हूं, एक बार आप ध्यान देंगे, टोटल वर्ण अगर पूछता है हिंदी में तो 52 है। इन 52 को हम 39 और 13 में बांटते हैं। 39 क्या है यहाँ पर, 39 हमारे व्यंजन हैं, और 13 क्या है हमारे, 13 हमारे स्वर हैं। इन 13 स्वरों को भी हम दो हिस्सों में बांटते हैं 11 + 2 में, जिसमें हमारे 11 मूल स्वर्ण या उच्चारण के आधार पर 11 स्वर हैं, जबकि दो जो आप देखते हैं ये हैं अंक और अह, इन्हें अयोगवाह स्वर कहते हैं। अयोगवाह। अगर लेखन के आधार पर स्वर पूछे जाएंगे तो 13 है इनकी संख्या, उच्चारण के आधार पर अगर पूछा जाएगा तो इनकी संख्या 11 है। तो दो कौन कौन से बचते हैं, अंक और अह। अंक को हम कहते हैं अनुस्वार और अह को कहते हैं विसर्ग। यह आप देख सकते हैं, अंक हमारा अनुस्वार है, अह हमारा विसर्ग है। इसके अलावा भी अन्य पॉइंट हम देखते हैं, कहीं कहीं पे बिंदु लगे रहते हैं, तो उन बिंदुओं के बारे में पूछता है, एक बार उसको क्लियर कर देते हैं, फिर बची हुई चीजें आपको बताते हैं। तो अगर किसी, जैसे अ के ऊपर आपने अंक की बिंदु ऐसे देखी तो ये वाला बिंदु अनुस्वार है, क के ऊपर अंक की बिंदु देखते हैं तो ये अनुस्वार है। इस तरीके का बिंदु, जैसे अ लिखा आपने, यहाँ पर दो बिंदु लगा दिए तो ये विसर्ग वाले चिन्ह है। जैसे हम क ख ग घ ङ पढ़ते हैं तो ङ के आखिर में ये वाला बिंदु आप देखते हैं, तो इस बिंदु को कहते हैं पंचमाक्षर बिंदु। अब इसका नाम पंचमाक्षर बिंदु क्यों है, क्योंकि 5वें नंबर पे आता है। अगर मैं क ख ग घ ङ अगर मैं गिनता हूं तो ङ 5वें नंबर पे आता है। इसी के साथ ये है हमारा ड और ये है ढ। अगर इनके नीचे अगर मैं ये बिंदु लगा देता हूं तो इन्हें हम कहते हैं ताड़न जात बिंदु। इन वर्णों को द्विगुण व्यंजन कहते हैं, या ताड़न जात व्यंजन भी कहते हैं, या उत्क्षिप्त व्यंजन भी कहते हैं। ज़्यादा डिटेल में आपको व्यंजन में बताऊंगा। अब इसी के साथ कुछ आपने देखे होंगे, कुछ हमारे आगत वर्ण में, जैसे ख आप देखते हैं, ख के अगर साइड में अगर बिंदु देखते हैं आप, जैसे ग है, यहां पर आप अगर बिंदु देखते हैं, जैसे जौ है, यहां पर आप बिंदु देखते हैं, तो यह अरबी फारसी का चिन्ह माना जाता है। इसे नुक्ता बिंदु या आगत बिंदु कहते हैं। तो सारी चीजें क्लियर कराते हैं। इस प्रकार का बिंदु है तो अनुस्वार, इस प्रकार का बिंदु है तो विसर्ग, इस प्रकार से बिंदु देखते हैं तो पंचमाक्षर बिंदु, इस प्रकार से अगर बिंदु देखते हैं तो ये ताड़न जात या उत्क्षिप्त, और गौ फौज, और ये जो आप ये जो देख रहे हैं इस तरीके से आपको चिन्ह दिखता है तो इसे कहते हैं नुक्ता या आगत बिंदु। उम्मीद है ये पॉइंट क्लियर हो रहे होंगे। सारे पॉइंट आपको कवर कराए जाएंगे। कोई पॉइंट अगर छूट जाता है तो वो सारे पॉइंट आपको प्रैक्टिस सेट में भी कराए जाएंगे। तो पहले डिटेल पढ़ने पर फोकस कीजिए आप लोग। अब व्यंजनों को अगर मैं स्वरों को तो हमने बांट दिया है, तो टोटल वर्ण कितने थे हमारे, 52 थे। अगर कुल वर्ण पूछेगा तो 52 है। 52 कैसे बटे हुए हैं, 39 + 13 में। 39 क्या है, व्यंजन है। 13 हमारे स्वर हैं। 13 को हमने 11 + 2 में बांटा है। 11 हमारे लेखन उच्चारण के आधार पर हैं और लेखन के आधार पर 13 है। अब मूल वर्ण अगर पूछता है, टोटल वर्ण तो 52 थे, अगर मूल वर्ण पूछे, मूल वर्ण कितने होते हैं, तो मूल वर्णों की संख्या है, आप लोग ध्यान रखेंगे, 33 + 11। 11 हमारे स्वर हैं और 33 हमारे क्या हैं, 33 हमारे व्यंजन हैं। अब ये 33 बढ़ते कैसे हैं और 39 कैसे बढ़ते हैं, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। 39 को अगर मैं बांटता हूँ, 39 व्यंजनों को, ज़्यादा डिटेल आपको व्यंजन में बताई जाएगी। अभी हमने आज स्वर देखना है। तो 39 व्यंजनों को हम बांटते हैं। 33 तो हमारे मूल व्यंजन हैं, 4 हमारे संयुक्त व्यंजन हैं, 2 हमारे द्विगुण हैं। अब ये 33 भी कैसे बढ़ते हैं, 25 हमारे हैं स्पर्श व्यंजन। ये पॉइंट लिखते हुए चले आप लोग। 25 हमारे स्पर्श व्यंजन हैं, जिसमें क, च, ट, त और प वर्ग आते हैं। 4 हमारे अंतस्थ आते हैं, जिसमें य, र, ल और व आते हैं। 4 हमारे ऊष्म व्यंजन आते हैं, जिसमें तीनों श और ह, श, श, स और ह। तो 33 ये हो गए। अब इसके अलावा बचे हुए कहाँ से आते हैं, तो 4 हमारे प्राप्त होते हैं हमें। 4 हमारे संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन में कौन से आते हैं, स्र, क्ष, त्र और ज्ञ। ये बनते कैसे हैं, ज़्यादा डिटेल अभी कुछ देर में जब व्यंजन वाला चैप्टर पढ़ेंगे तब बताया जाएगा। और जो दो
व्यंजन आपको एक्स्ट्रा दिख रहे हैं, ये ड और ढ हैं। इनके नीचे अगर ये बिंदु लग जाता है, इनको अड और ढ पढ़ते हैं, तो ये द्विगुण व्यंजन है। तो टोटल व्यंजन 39 कैसे होते हैं, 33 कैसे होते हैं, ये मैंने आपको बता दिया है। आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है, हिंदी वर्णमाला में कुल वर्ण लेखन के अनुसार अभी मैंने आपको बताया था 52 है। और 52 कैसे हैं, 13 और 39 के हिसाब से। मूल वर्णों की संख्या 44 है, जो मैंने आपको बताया था, 11 + 33 उच्चारण के आधार पर भी हैं ये। कामता प्रसाद गुरुजी बताते हैं कि जो वर्ण है हमारे, उनकी संख्या 43 है, 33 तो व्यंजन है और स्वर वो केवल 10 बताते हैं। यानी जो री हम देखते हैं, ये इसको कामता प्रसाद जी कहते हैं ये स्वर नहीं है, तो एक यहीं पर कम हुआ है। अब कुछ एडिशनल फैक्ट आपको बता देते हैं, ये चीज़ें आपने ध्यान देनी है। ध्यान से सुनेंगे, नोट डाउन करते हुए चलेंगे। कुछ चीज़ें यहाँ पर नहीं लिखी गई हैं। अगर स्वरों को भी अगर मैं बांटता हूं, तो केवल मूल स्वर अगर पूछता है तो उनकी संख्या 4 है। और छोटी ई, छोटा ऊ और री। संधि स्वर अगर आपको पूछता है संधि स्वर कौन से हैं, तो संधि स्वर आते हैं हमारे आ, क्योंकि ओ और ओ मिलने से बनता है आ। बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, आई, ओ और औ, ये हमारे संधि स्वर हैं। मैं फिर से रिपीट करता हूं, जो हमारे 11 वर्ण थे उनको बांटा जा रहा है। मूल स्वर पूछेगा तो अ, छोटी ई, छोटा ऊ और री। संधि स्वर पूछेगा तो आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, आई, ओ, औ। अब इन 11 में भी वो पूछता है ये बताइए संयुक्त स्वर कौन से हैं। तो संयुक्त स्वर हमारे केवल 4 हैं, आप देख सकते हैं ए, आई, ओ और औ। संधि स्वर 7 हैं, संयुक्त स्वरों की संख्या 4 है, और 11 और 13 कैसे मैंने आपको बताया है। अब ये इनको संयुक्त स्वर कहते क्यों हैं, ये बनते कैसे हैं, ये देख लेते हैं पहले। अब संयुक्त स्वर में अगर मैं आपको बताऊं, जैसे मुझे ए बनाना है, तो ए कैसे बनता है, यदि ओ या आ के साथ छोटी ई या बड़ी ई जुड़ जाए तो बनता है हमारा ए। यदि इसी ओ और आ के, ओ या आ के साथ या तो ओ ले सकते हैं या तो आ लेंगे, इसी के साथ अगर ए जुड़ जाता है तो हमें प्राप्त होता है आई। आई से बनने वाला कोई, अगर मैं आपको 12 खड़ी में बताऊं, जैसे ए से बनेगा के, आई से बनेगा कई। जैसे कैलाश है, केवल में एक ही मात्रा है तो ये वाला ए है, कैलाश में एक ही मात्रा है तो ये वाला आई है। अब हमने ए और आई तो देख लिया है, अब ओ और औ कैसे बनते हैं ये भी मैं आपको बता देता हूं, ये चीज भी ध्यान रखना आवश्यक है। अब हम देखते हैं ओ के बारे में, तो ओ भी काफी आसान है। यदि ओ या आ में जुड़ता है हमारा छोटा ऊ या बड़ा ऊ, तो हमें प्राप्त होता है ओ। और इसी ओ या आ में या तो ओ हो सकता है या तो आ हो सकता है। कुछ भी डाउट हो रहा है, मैं कोशिश कर रहा हूं काफी आसान भाषा में आपको समझाया जाए, फिर भी डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स ओपन है, लिख के जरूर बताएं। यदि इसी ओ और आ में मैं ओ जोड़ देता हूं, तो मुझे प्राप्त होता है औ। औ। उम्मीद है चीजें क्लियर हुई होंगी। और एक और पॉइंट यहाँ पर है, आप देख सकते हैं व्याकरण किसे कहते हैं, किसी भाषा को लिखने, पढ़ने और समझने के लिए या उसके क्रमबद्ध ज्ञान को प्राप्त करने जो हमें करवाएगा ग्रंथ, क्रमबद्ध ज्ञान जो हमें देखा उसी ग्रंथ को हम क्या कहते हैं, व्याकरण कहते हैं। और अगले पॉइंट आपको क्लियर होंगे, वर्ण क्या है, भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई है। भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई, अगर बोलता हूं मैं उसको, जैसे मैंने बोला ओ, तो यहाँ पर ध्वनि आई है, मैंने बोला है इसको तो ये ध्वनि है। अब इसी अ को अगर मैं लिख देता हूं तो ये वर्ण बन जाता है। दोनों एक ही चीजें हैं, इस पर कंफ्यूज नहीं करना है। अगला पॉइंट है, मूल भाषा है संस्कृत में स्वरों की संख्या 13 है, और सभी स्वर क्या होते हैं हमारे, सघोष और अल्प प्राण होते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगले लेक्चर में सारे बचे हुए फैक्ट कवर कराए जाएंगे, चिंता बिल्कुल न करें। अब देखते हैं जहां से बहुत सारे सवाल बनने की संभावना रहती है, स्वरों का वर्गीकरण देखते हैं हम। तो स्वरों का वर्गीकरण सबसे पहले हम करते हैं मात्रा या उच्चारण के आधार पर। तो इसके आधार पर हमारे स्वरों की संख्या है 3। तो सबसे पहले आता है ह्रस्व, उसके बाद आता है दीर्घ, दीर्घ के बाद आता है प्लुत। तो सबसे पहले देखते हैं ह्रस्व, या इसे एक मात्रिक स्वर या लघु स्वर भी कहते हैं। तो इनके उच्चारण में क्या होता है, एक मात्रा के बराबर
समय लगता है या सबसे कम समय लगता है इनके उच्चारण में। तो इन स्वरों को हम ह्रस्व स्वर, एक मात्रिक या लघु स्वर कहते हैं। एग्जाम्पल क्या है? अ, छोटी ई, छोटा ऊ और रे। अब दीर्घ स्वर की तरफ बढ़ते हैं। तो दीर्घ स्वर को हम, जैसे ह्रस्व को एक मात्रिक कहा था, तो दीर्घ स्वर को हम द्विमात्रिक या गुरु स्वर भी कहते हैं। अब जैसे ह्रस्व स्वर में आप देखेंगे एक मात्रा के बराबर समय लगा है, तो दीर्घ स्वर में 2 मात्रा के बराबर समय लगेगा या ह्रस्व का 2 गुना लगेगा। अब इसके एग्जाम्पल क्या होते हैं? आ, बड़ी, ए, आई, ओ और औ। अब बढ़ते हैं प्लुत स्वर की तरफ। प्लुत स्वर भी काफी आसान है, इसको भी हम आसानी से समझ सकते हैं। अब प्लुत में क्या होता है? ह्रस्व का 3 गुना। प्लुत स्वर को इसी वजह से त्रिमात्रिक स्वर भी कहते हैं। 3 मात्रा के बराबर जिन स्वरों के उच्चारण में समय लगता है उसी को हम त्रिमात्रिक स्वर भी कहते हैं। इसका एक एग्जाम्पल, प्राइम एग्जाम्पल ओम एक शब्द है। अब संयुक्त स्वर अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताए थे, ए, आई, ओ और औ, ये कैसे बनते हैं ये भी मैं आपको समझा चुका हूं। अगला वर्गीकरण हम देखते हैं ओष्ठ या होंठ की आकृति के आधार पर स्वर के प्रकार। तो इस आधार पर स्वर के प्रकार होते हैं 3। जैसे उच्चारण के आधार पर 3 टाइप थे, डायरेक्ट सवाल पूछा जा सकता है। तो ओष्ठ या होंठ की आकृति के आधार पर भी स्वरों के प्रकार 2 हैं। तो सबसे पहला आता है वृत्ताकार या वृत्तमुखी, और दूसरा आता है अवृत्ताकार या अवृत्तमुखी। तो वृत्ताकार वाले में देखते हैं छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ और औ। और अवृत्ताकार में आते हैं ओ, आ, छोटी ई, बड़ी ए और आई। अगला देखते हैं जीभ की आकृति के आधार पर। तो जीभ की आकृति के आधार पर अगर मैं स्वरों को बांटता हूं तो यहां पर भी स्वरों का वर्गीकरण 3 प्रकार से होता है। तो सबसे पहले आता है अग्र, उसके बाद पश्च, उसके बाद मध्य। माना ये हमारा जीभ वाला हिस्सा है। जैसे अगर मैं आपको बताऊं, नॉर्मली अगर हम इसको देखें, जैसे हमारा जीभ वाला हिस्सा है इस तरीके से है, तो ये आगे वाला हिस्सा, ये मध्य वाला हिस्सा और ये पश्च वाला हिस्सा। तो आपने ध्यान रखना है मध्य में हमने ओ लेना है, और जो पश्च है, पश्च को कैसे याद रखें? जितने भी हमारे स्वर हैं जो 3 लिखकर बनते हैं, जैसे आ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ और औ, तो 3 लिखकर जितने बनते हैं वो पश्च में चले जाते हैं। मैं फिर से रिपीट करता हूं, मध्य में आपने ओ को फिट करना है क्योंकि ये भी 3 लिखकर बनता है। ओ के अलावा जितने भी स्वर हमारे 3 लिखकर बनते हैं वो सब आते हैं पश्च में। तो जीभ का ये पीछे वाला हिस्सा, ये मध्य वाला हिस्सा, ये आगे वाला हिस्सा। तो मध्य में मैंने ओ ले लिया है। जो पश्च है, पश्च आपने लेना है पीछे है, तीसरे नंबर पे है, तो 3 से याद रखेंगे आप। और बचे हुए वो अग्र में आ जाएंगे, जैसे ई, बड़ी ई, ए और आई। उम्मीद है ये चीज क्लियर हुई होगी आपकी। और कंठ तालव्य में ए और आई आते हैं, इसको भी हम बाद में देखने वाले हैं, इसकी चिंता बिल्कुल न करें। अब देखते हैं मुख द्वार या तालु की स्थिति के आधार पर स्वर के प्रकार। तो यहां पर होते हैं स्वर के 4 प्रकार। सबसे पहला है विवृत, जिसमें आ शामिल होता है। उसके बाद है अर्धविवृत, जिसमें ओ, आई, औ शामिल होते हैं। संवृत्त तीसरा प्रकार है इसका, जिसमें छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ और रे शामिल होते हैं, जिसमें मुख द्वार पूर्ण रूप से बंद होता है। और अर्ध संवृत्त में क्या होगा? मुख द्वार का आधा खुला होगा, जिसमें ए और ओ शामिल होते हैं। तो ये चीज भी काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है। वर्गीकरण के हिसाब से अगर पूछेंगे तो आपने ध्यान रखना है। वीडियो पसंद आ रहे हैं तो लाइक और शेयर जरूर करें। नोट्स आपको पीडीएफ के माध्यम पे हमारे नंबर पे संपर्क करने से प्राप्त हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं अनुनासिकता के आधार पर स्वर के प्रकार। तो यहाँ पर 2 प्रकार हैं। सबसे पहला है निरनुनासिक, जिसमें हवा केवल मुख से निकलेगी, जैसे आ, ओ, छोटी, बड़ी इत्यादि ये सब। अब अनुनासिक में क्या होता है? जिसमें जो हवा होगी मुख के साथ, नाक के साथ भी आएगी। मुख से तो आएगी हवा उच्चारण में, नाक का भी प्रयोग होगा, जिसमें चंद्रमा इत्यादि बिंदु आप लगे हुए देखेंगे, वो सब अनुनासिक में आ जाएंगे। और अंतिम वर्गीकरण आता है हमारा स्थान के आधार पर। स्थान के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। तो सबसे पहले आते हैं कंठ। कंठ में ओ, आ और ह आते हैं। तालव्य में छोटी ई और बड़ी ई आते हैं। मूर्धन्य में री आता है। ओष्ठ में छोटा ऊ और बड़ा ऊ आते हैं। अनुनासिक में अंग आता है। कंठोष्ठ मतलब गला और होंठ दोनों का प्रयोग होता है ओ और औ में। ये काफी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, मैं बता देता हूं पहले ही। पंचमाक्षर हमने देख लिया, इसकी आवश्यकता है नहीं, ये हमारे
व्यंजन में आ जाएगा ताड़न जात में डॉ ढौथे, इसकी भी आवश्यकता नहीं है, नुक्ता इत्यादि तो हैं। और कंठ तालव्य आप लोग ध्यान रखेंगे, ए और ऐ हमारे कंठ तालव्य में शामिल होते हैं। कंठ ओष्ठ कहेंगे, कंठोष्ठ में हमारे ओ और औ आते हैं, कंठ तालव्य में ए और ऐ शामिल होते हैं। तो ये चीज़ें क्लियर करते हुए चलनी है, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो आज का लेक्चर हम समाप्त करते हैं, जिसमें हमने स्वर का वर्गीकरण और वर्णमाला के बारे में बेसिक जानकारी ले ली है। उम्मीद है सेशन पसंद आया होगा। अगले लेक्चर में हम व्यंजन के बारे में और जो चैप्टर में बचा हुआ पोर्शन है, बचा हुआ पोर्शन यानी अगर मैं आपको सिलेबस दिखाऊं तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे ये लिपि और वर्णमाला से रिलेटेड है, जिसमें हमने स्वर समाप्त कर दिया। इसके बाद व्यंजन करेंगे। इसके बाद अगले लेक्चर में ही मैं आपको देवनागरी लिपि का विकास, देवनागरी लिपि के गुण दोष और देवनागरी लिपि में लिखी जाने वाली भारतीय भाषाओं, इन सब के बारे में सारी जानकारी देने वाला हूँ। तो लगातार आपने सेशन फॉलो करने हैं। आज हमारा हिंदी का एक और लेक्चर समाप्त होता है। नोट्स इत्यादि के लिए आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। वीडियो लेक्चर ऑलरेडी हमारे यूट्यूब पर अवेलेबल है। अधिक जानकारी के लिए आप डिस्क्रिप्शन चेक करें। हिंदी के नोट्स भी हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, उनको भी आप ले सकते हैं। इसके अलावा जो हमारी BS नेगी जी की सीरीज चल रही है, उत्तराखंड करंट अफेयर की सीरीज चल रही है, उनको भी फॉलो करते रहें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।